हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर्यन यादव समीक्षा अकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें। तो कल की श्रृंखला में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान हमने कल से स्टार्ट किया है, तो आज दूसरी क्लास है संविधान की। कल हमने संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और संविधान व्यक्ति और सरकार शक्ति सब कुछ कल बताया था। आज हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का विकास क्या है, किस किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि जब तक कोई उसकी थोड़ी सी नींव या नहीं मिलेगी आपके लिए, तब तक संविधान समझ में कम आ पाएगा। तो आज संविधान के विकास पे बात करते हैं। देखिए, संविधान का विकास दो प्रकार से हुआ है, दो तरीके से। नंबर एक, आप देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी के अंतर्गत भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। और नंबर दो, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत कब से कब तक रहा था? 1773 में आपने सुना होगा कि बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट आई थी। 1773 के बाद देख रहे हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट बात हुई थी। उसके बाद 1793 में चार्टर्ड एक्ट आए और 1793 में एक पहला चार्टर्ड एक्ट आया था। उसके 20 ईयर बाद, 20 वर्ष बाद चार्टर्ड एक्ट आते रहे। तो 1793 के बाद में 1813 में अगला चार्टर्ड एक्ट आया। 1813 के बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया, तीसरा चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद 1853 में चौथा चार्टर एक्ट आया। 1853 तक देख रहे हैं कि ये 4 चार्टर एक्ट आए और 1773 में बंगाल के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आई। उसमें आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो नवाब था, गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसी को इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बनाया गया था, पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। रेगुलेशन यहीं से स्टार्ट हुए थे। अब 1853 के बाद में क्या होता है कि भारत के अंदर 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। 1858 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 57 के बाद 58 में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत आता है, जिसमें 1858 में एक भारत सरकार अधिनियम भारत में आया। भारत सरकार अधिनियम भारत से आया। फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। 1892 में भारत
परिषद अधिनियम आए, भारत परिषद अधिनियम लाए। 1892 के बाद आपने सुना होगा कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम आया। 1919 के बाद में 1935 में एक अधिनियम आया, इसे क्या बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम लेके आया। 1919 के बाद 1935 आया। आज भी भारत सरकार अधिनियम की 1935 की हमारे संविधान में 2/3 लगभग 70% बातें मौजूद हैं वर्तमान संविधान में। तो 1935 के बाद थोड़ा जगह कम है, आप उतारना चाहें, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। उन्नीस सौ 35 के बाद 1940 में क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और 1940 के बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन, और 1942 के बाद 1946 आता है। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना बोलते हैं इसे। 1946 के बाद 1947 1947 में माउंट बेटन योजना आती है, माउंट बेटन योजना। तो आप देख रहे हैं कि 1858 से लेकर के 1947 तक ये जो भारत किसके अंतर्गत रहा है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। आप देखेंगे कि ये पूरे संविधान का विकास हुआ है। ये वैसे तो देखा जाए तो एक इतिहास की हिस्ट्री के टॉपिक हैं, लेकिन बिना इनके भारतीय संविधान की नींव ही नहीं रखी गई। इसलिए भारतीय संविधान का विकास का जो क्रम है वो 1773 से स्टार्ट हो जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के अंतर्गत आती है, और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियम बनाती है, कानून बनाती है, किस तरीके से रेगुलेशन करेगी, कैसे रूल रेगुलेशन चालू यहीं से हो जाएंगे। उसके बाद कुछ अप्रॉक्सीमेट 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आती है, इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए। अब मैंने कल बताया था उस वीडियो में कि नियम भी संविधान है और कानून भी संविधान है। तो जिस तरीके से यहाँ नियम बनते चले जा रहे थे, वो हम लोग क्या हो रहे थे, भारत के लोग क्या हो रहे थे कि उसमें कानूनों में बंदिश बनते जा रहे थे, कानूनें बंदिशें लगाती जा रही थी। 20 साल बाद फिर 1793 में चार्टर एक्ट आ जाता है,
इसके 20-20 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक चार्ट बनाती थी, उसमें कानून लिख के भेजती थी। तो 1813 में चार्टर एक्ट में हमारे यहाँ पर ईसाई मिशनरियों के लिए धर्म की प्रचार प्रसार की मान्यता मिली थी और भारत में 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए आया था, पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा दोनों के लिए। अब 1833 आता है। 1833 वाले एक्ट में क्या होता है कि जो विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उन्हें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1853 आ जाता है, 20 साल बाद फिर ऐसे करके 1857 में यहाँ क्या हो जाता है, एक विद्रोह हो जाता है भारत के, जिसमें रानी झांसी वगैरह लड़ी थी। तात्या टोपे आपने नाम सुने होंगे, बेगम हजरत महल सुने होंगे। तो ये पूरे भारत में तो नहीं हो पाया, लेकिन जगह जगह क्या होने लगे थे, भारत के अंदर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होने लगे। वहीं ब्रिटिश क्राउन ने फिर अपने अंदर भारत ले लिया अपने अंतर्गत, कि अब हम अपने तरीके से भारत के अंदर कानून वगैरह व्यवस्था को देंगे। तो अभी आपने पढ़ाया, हमने बताया था कि 1858 का ये भारत सरकार चलाने के लिए एक्ट दे दी गई थी। उसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए थे, प्रावधान डाले गए। 61 में एक नई परिषद बना के भेजी, उसमें डाले गए। और कुछ पद सचिव वगैरह के देखना 1857 के बाद 58 जो आया था, उसमें गवर्नर जनरल का पद ख़त्म करके वायसराय बना दिए गए और भारत सचिव रख दिया गया एक। उसके बाद 61 फिर उसके बाद 1892 तक हम चले आते हैं, छोटी छोटी परिषदें आती रहीं और कानून बनती रहीं। उसके बाद 1909 आ जाता है। 1909 में हम देख रहे हैं कि उसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो हमारे आज भी अलीगढ़ में मिंटो सर्किल बना हुआ है, तो मिंटो साहब ने भी कई कानून वगैरह इस तरीके से दी कि इसमें सुधार किया गया। फिर 1919 में द्वैध शासन की नींव डाल दी गई। 1919 में कुछ नए नियम कानून लागू किए गए। 1919 के बाद 1935 जब भारत सरकार अधिनियम आता है, उसमें भारतीयों के लिए एक तरीके से एक बड़े स्तर पर कानून व्यवस्था दी, जिससे कुछ हद तक भारतीय संतुष्ट हो गए। और फिर उसके बाद उसी से 1937 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ही भारत में 1937 में क्या होने लगा, पहली बार विधानसभा के विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस ने सरकार बनाई, तभी 1937 के बाद 2 साल के लगभग सरकार चली, 27-28 महीने तक। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1939 में। जब 1939 विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, तो अंग्रेज सरकार ने हमारे भारतीयों पर एक दबाव डाला कि आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए और हम आपके लिए कुछ दिन बाद जा कर के वो कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इससे नाराज़ होकर के कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में कुछ मांगें वगैरह रखी गई। वो उसके बाद फिर 1942 आ जाता है। 42 में क्रिप्स मिशन आता है। ब्रिटेन की संसद से क्रिप्स मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स वगैरह आते हैं और वहाँ के यहाँ आगे एक तरीके से एक लॉलीपॉप देते हैं, या इस तरीके से छलावा करते हैं कि आप हमारे विश्व युद्ध में शामिल हो जाए द्वितीय विश्व युद्ध में, और हम आपके लिए फिर आज़ाद कर देंगे। इससे गांधी जी और नेहरू जी सब नाराज़ हो गए। गांधी जी ने कहा था कि ये तो एंटीडेटेड चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्रिप्स मिशन को, ये तो दिवालिया बैंक का चेक है, इसकी तो बैंक का दिवालिया हो चुका है, ऐसे चेक भुगतान की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आता है 1946। 1946 जो है कैबिनेट मिशन है। असली नीम तो यही है कि हमारा जो संविधान आज हमें मिला है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमें एक स्वतंत्रता मिली और ये मान्यता मिली कि आप अपना संविधान को बना लीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटेन में सरकार बनती है और वहाँ से फिर ये क्लीमेंट एटली वहाँ प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उदारवादी सरकार होती है। वो वहाँ से 3 सदस्यों को भारत में भेजते हैं और फिर संविधान की सभा गठन होता है और संविधान निर्माण के लिए योजना तैयार होती है। वो मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा। अब यहाँ थोड़ी सी नींव पड़ जाती है संविधान की। भारतीय लोग संविधान बनाते हैं, तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक होते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते हैं, कोई विभाजन की पहले कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, कल इतना हो रहा है कि आप संविधान को बनाइए। अब कुछ समय बाद कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं लोग। अली जिन्ना साहब हैं और कुछ अन्य भारतीय भी हैं उसमें। तो फिर क्या काम करने लगते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारे की मांग तेज हो जाती है। तो 1947 में माउंटबेटन गवर्नर जनरल हैं, वो एक योजना तैयार करते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों अलग राष्ट्र बना देते हैं।
जब दोनों अलग राष्ट्र बन जाते हैं तो फिर हमारी जो संविधान सभा है उसमें भी फिर फेरबदल होती है, और उसके बाद फिर विभाजन के बाद अलग संविधान पाकिस्तान के लोग बनाते हैं, और विभाजन के बाद फिर भारत में जो सदस्य रह जाते हैं वो भारत का संविधान बनाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना ही भारतीय संविधान का आधार है, एक तरीके से यही से मान्यता मिलती है। अब कैबिनेट मिशन योजना क्या है देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और नहीं है तो फिर हटाते थे। कैबिनेट मिशन उन्नीस सौ 46। नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से आपको ज्ञान ही नहीं और संविधान की जान भी यहीं से मिलेगी, आपके लिए पता पड़ेगी कि यहाँ से संविधान में क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे संविधान की नींव है, कैसे किस तरीके से हमें संविधान बनाने के लिए प्रावधान दिए गए थे। देखिए कैबिनेट मिशन योजना में क्या है। कैबिनेट मिशन योजना एक तरीके से 1945 में, सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो वहाँ लेबर पार्टी के एक प्रधानमंत्री बने, उदारवादी प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली ने सन 1946 में 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों का दल भारत भेजा जाएगा और भारतीयों के लिए स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार है। ये क्लीमेंट एटली ने अपनी संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की। कहाँ घोषणा की? ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो क्या होता है कि 14 मार्च को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा कर देते हैं कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों का एक दल, एक इस तरीके से शिष्टमंडल भारत को भेजा जाएगा जो भारतीयों से आकर के बातचीत करेगा। 14 मार्च के बाद 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। होता क्या है कि जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 लोग हैं, 3 लोगों को कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन है, इसी का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया है। 3 मंत्री हैं कैबिनेट के, और ये 3 मंत्रियों के ग्रुप का नाम कैबिनेट मिशन कहा गया है। 14 मार्च को उसकी घोषणा की, 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा। अब इसमें 3 लोग कौन कौन थे मैं उसकी बातचीत करता हूँ। हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो लो।
ये 3 सदस्य था। ये कई बार एग्जाम में आता है और इसको आप भी नोट कर लीजिए कि 3 लोग में इसमें कौन थे। एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और नंबर 2 कौन थे, पैथिक लॉरेंस। नंबर 3 थे एबी अलेक्जेंडर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस कौन थे, ये भारत सचिव थे, भारत के सेक्रेटरी थे, उस समय सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर कौन थे, ये नौसेना मंत्री थे, इन 3 लोगों को भारत में भेज दिया। सिस्टम के जाके भारतीयों से बात करो और आपके पीएफ स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन इन 3 लोगों के इस पूरे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पैथिक लॉरेंस। तो इसके टोटल के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक। ये भारत में आए, 24 मार्च को भारत में आ जाते हैं और 24 मार्च को आकर भारत में ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली आकर के बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में 16 मई को ये योजना तैयार करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना। इसकी शॉट लेना चाहें तो लें या फिर नोट करें तो नोट करें। इन्होंने क्या काम किया भारत में आते ही, तत्काल नंबर 1 तत्काल भारत के लिए तत्काल अंतरिम सरकार की। अब इन्होंने एक योजना तैयार की, योजना की निम्नलिखित सिफारिशें थी। क्या क्या सिफारिशें थी, देखिए। नंबर 1, भारत में एक तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। दूसरी, नंबर 2, संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना तैयार की। ये दो आते आते ना 2 काम किए। एक तो तत्काल अंतिम सरकार की स्थापना की और संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना तैयार की। संविधान हेतु निर्माण योजना तैयार की निम्नलिखित बातें क्या थीं, इसे हटा देता हूं। किस किस तरीके से संविधान बनेगा, देखिए क्या है। नंबर 1, भारत एक संघ होगा। इसकी सिफारिश है इसकी, भारत एक संघ होगा।
भारत एक संघ होगा। नंबर 2, भारत में एकता बनाई रखी जाए, बनाई रखी जाए, एकता बनाई रखी जाए, जिसके लिए पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, पाकिस्तान मांग को ठुकरा दिया गया। अगली सिफारिश थी इसकी कि संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। चुनाव कैसे होगा? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला, प्रत्येक हाँ ठीक है, प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव विधानमंडल के लिए प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव, प्रत्येक समुदाय, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लें, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव विधानमंडल के लिए उसी के समुदाय से किया जाएगा, उसी के समुदाय से किया जाएगा, उसी के समुदाय से किया जाएगा। ये बात समझ नोट करना चाहे नोट कर लो, या समझ में आ रही हो तो फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखते हैं हम, ये योजना कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिशें हैं किस किस तरीके से भारत में संविधान बनेगा। आगे, संविधान, अगला पॉइंट है संविधान सभा निर्वाचित एवं मनोनीत
मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसमें कुछ देसी आए थे। देसी रियासतों के प्रतिनिधि समझौता समिति से मनोनीत होंगे। इतनी बात समझ पाए कि वो देसी रियासतें भी थी, उनके लिए कोई चुनाव नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक समिति क्या काम करेगी, उन्हें मनोनीत करके लाएगी। और वैसे संविधान सभा के निर्वाचित होने के लिए चुनाव होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा और उस प्रतिनिधि का चुनाव विधानमंडल के लिए उसी के समुदाय से किया जाएगा। जिस समुदाय के प्रतिनिधि है उसी के समुदाय उसको चुन के भेजेंगे। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि का चुनाव संविधान सभा में किया गया। अगला पॉइंट, राज्यों को अलग संविधान निर्माण करने का प्रावधान था। राज्य अलग रह सकते हैं। संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 389 निश्चित की गई। 389 सदस्य निश्चित किए गए। अब देखेंगे 389 में कौन कौन कहाँ से निश्चित किए गए हैं, जिसमें 292 सदस्य निर्वाचित होंगे कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। 4 सदस्य क्षेत्र कौन से हैं? नंबर 1 दिल्ली, अजमेर, मारवाड़। एक ही जगह ही, अजमेर मारवाड़। नंबर 3 कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग के बाद क्या है? ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान। 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। देसी रियासतों से मनोनीत होंगे। तो कुल कितने हो गए? 4 2 6 और 3 9 9 9 18 8 हासिल 1
एक 389 सदस्य इस तरीके से संविधान सभा में निर्वाचित किए गए। ये विभाजन से पहले की बात है, अभी तक भारत का विभाजन नहीं हुआ है, ना अभी माउंटबेटन योजना लागू हुई है। ये बात कब की है? 1946 की। 16 मई 1946 को ये सिफारिशें कैबिनेट मिशन योजना ने दी, 1946। अब इसमें हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया। अली जिन्ना और महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो कहीं से भी संविधान सभा में निर्वाचित नहीं किए गए थे। 389 सदस्य चुनने के बाद कुछ समय गुजरता है, 1947 आ जाता है।